हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल टारगेट विथ अनिकेत में। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ भारतीय इतिहास का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम है सिंधु घाटी सभ्यता, जिसे हम हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। आज हम इस टॉपिक के मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड रिपीटेड क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। मैंने इस वीडियो में केवल उन्हीं प्रश्नों को लिया है जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और वो बार बार एग्जाम में रिपीट होते हैं, बार बार पूछे जाते हैं। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, 2500 से 1750 ईसा पूर्व। जो हड़प्पा सभ्यता का काल माना जाता है वो 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व माना जाता है। आप इसे नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी। तो आप यहाँ पर नोट कीजिए कि जो सिंधु घाटी की सभ्यता थी वो मिस्र की सभ्यता के समकालीन थी, मेसोपोटामिया की सभ्यता की समकालीन थी, चीन की सभ्यता के भी समकालीन थी, लेकिन ग्रीक की सभ्यता के समकालीन नहीं थी। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ग्रीक की सभ्यता। मेसोपोटामिया की सभ्यता ग्रीक की सभ्यता के समकालीन नहीं थी। समकालीन का अर्थ यह होता है कि जिस समय सिंधु घाटी सभ्यता भारत में थी उसी समय बाहर मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता और चीन की सभ्यता भी उसी समय थी। ये होता है समकालीन। आइए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम देख लेते हैं। मिस्र की सभ्यता नील नदी के किनारे विकसित हुई थी। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि नील नदी का वरदान किस सभ्यता को कहा जाता है। तो मिस्र की सभ्यता को नील नदी का वरदान कहा जाता है क्योंकि नील नदी के किनारे ही मिस्र की सभ्यता विकसित हुई थी। मेसोपोटामिया की सभ्यता दजला एवं फरात नामक दो नदियों के किनारे विकसित हुई थी। ये दो नदियों के नाम है दजला एवं फरात। इन्हीं के बीच में मेसोपोटामिया की सभ्यता विकसित हुई थी। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि मेसोपोटामिया का शाब्दिक अर्थ क्या है। तो मेसोपोटामिया का शाब्दिक अर्थ ही होता है दो नदियों के बीच का क्षेत्र। आप इसे भी नोट कर लीजिएगा। चीन की सभ्यता हांगहो नदी के किनारे विकसित हुई थी। यहाँ से एक प्रश्न और बनता है कि चीन का शोक किस नदी को कहा जाता है। तो चीन का शोक हांगहो नदी को कहा जाता है, आप याद रखिएगा। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की सर्वप्रथम जानकारी किसने दी थी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, चार्ल्स मेसन। चार्ल्स मेसन ही वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने सिंधु घाटी सभ्यता की जानकारी दी थी। आइए हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की सर्वप्रथम जानकारी चार्ल्स मेसन ने दी थी, आप नोट कर लीजिए। सर्वप्रथम सिंधु सभ्यता का निरीक्षण अलेक्जेंडर कनिंघम ने किया था। तो जानकारी किसने दी, चार्ल्स मेसन ने। उसके बाद अलेक्जेंडर कनिंघम जी ने इस सभ्यता का निरीक्षण, यह सभ्यता एक टीले के रूप में थी जिसका निरीक्षण अलेक्जेंडर कनिंघम ने किया। अलेक्जेंडर कनिंघम को ही भारतीय पुरातत्व विभाग का जनक भी कहा जाता है, आप इसे भी नोट कर लीजिए। उसके बाद सर जॉन मार्शल की अध्यक्षता में सर्वप्रथम राय बहादुर दयाराम साहनी ने 1921 ईस्वी में हड़प्पा नामक स्थल की खोज की और इसी के साथ ही हड़प्पा सभ्यता की खोज होती है। अगर पूछा जाए कि हड़प्पा सभ्यता की खोज कब हुई तो 1921 ईस्वी में हुई। इसकी खोज किसने की, तो राय बहादुर दयाराम साहनी ने की। इस सभ्यता की जानकारी हमें सबसे पहले हड़प्पा नामक स्थल से मिलती है, जिस कारण इस सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। और इस सभ्यता से संबंधित जितने भी स्थल थे वो कहीं ना कहीं सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों के किनारे मिले हैं, जिस कारण इसे हम सिंधु घाटी सभ्यता भी कहते हैं। तो चलिए अब हम आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हड़प्पा सभ्यता की लिपि कौन सी थी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, इसकी लिपि को अभी पढ़ा नहीं जा सका है, इसलिए इसकी लिपि अज्ञात है। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि को भाव चित्रात्मक लिपि, सर्पिलाकार लिपि के नाम से जाना जाता है। वैसे तो सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि जो है वो अज्ञात है, लेकिन फिर भी हम उसे भाव चित्रात्मक लिपि, सर्पिलाकार लिपि आदि के नाम से जानते हैं। यह लिपि बाएं से दाएं तथा दाएं से बाएं लिखी जाती थी।
अर्थात यह लिपि दोनों तरफ से लिखी जाती थी। अब आप सोचेंगे कि दोनों तरफ से कैसे लिखी जाती थी? तो जैसे हम मान लेते हैं ये लिपि हमारी दाएं तरफ से शुरू हुई, तो ये ऐसे लिखी जाती थी लिपि। तो जब हम देखते हैं हमारी पहली लाइन तो दाएं तरफ से शुरू हुई, लेकिन यहाँ से जब दूसरी लाइन शुरू हुई तो वो बाएं तरफ से शुरू हुई। इसीलिए तो इसे कहा जाता है सर्पिलाकार लिपि, क्योंकि यह सर्प की आकृति की है। तो आप ये भी समझ लीजिए। इसे ब्रुस्टोफेदम या ब्रुस्टोफेदस भी कहते हैं। ये भी इस लिपि के नाम हैं। इस लिपि को पढ़ने का सर्वप्रथम प्रयास वेडन ने किया था। वेडन नामक व्यक्ति ने इस लिपि को पढ़ने का सबसे पहले प्रयास किया था। इस लिपि को पढ़ने का प्रयास करने वाले प्रथम भारतीय नटवर झा हैं। अगर पूछा जाए कि ऐसे कौन से भारतीय हैं जिन्होंने सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि को पढ़ने का सबसे पहले प्रयास किया, तो वो नटवर झा हैं। और अगर विश्व में बात की जाए तो वो वेडन है। आप इसे नोट कर लीजिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हड़प्पा काल की मोहरें किस पदार्थ की बनी होती थी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, सेलखड़ी। सेलखड़ी से हड़प्पा काल की सभी मोहरें बनी होती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हड़प्पा किस युग की सभ्यता थी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, कांस्य युग। तो हड़प्पा जो है वो कांस्य युग की सभ्यता थी। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। हड़प्पा के निवासी थे? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, शहरी। हड़प्पा के निवासी शहरी थे, वो ग्रामीण नहीं थे। जबकि वैदिक सभ्यता के लोग ग्रामीण थे, लेकिन हड़प्पा सभ्यता के लोग शहरी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, मोहनजोदड़ो को और किस नाम से जाना जाता है? तो मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला भी कहा जाता है। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी, मृतकों का टीला। आप इसे याद रखिएगा, ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 9, सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में किन दो भारतीयों का नाम जुड़ा है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, दयाराम साहनी एवं राखलदास बनर्जी। ये दो उत्खननकर्ता थे जिन्होंने सिंधु घाटी सभ्यता की खोज की थी। दयाराम साहनी जी ने 1921 ईस्वी में हड़प्पा की खोज की थी और राखलदास बनर्जी ने 1922 में मोहनजोदड़ो की खोज की थी। आप इसे भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, आलमगीरपुर। आलमगीरपुर जो कि उत्तर प्रदेश में है, ये सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पूर्वी बिंदु है। आइए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उत्तरी बिंदु मांडा है, जो कि जम्मू कश्मीर में है और यह चिनाब नदी के किनारे स्थित है। सिंधु घाटी सभ्यता का दक्षिणी बिंदु, जो सबसे दक्षिणी बिंदु है, वो दाइमाबाद है, जिसे दहमाबाद भी कहा जाता है, जो अहमदाबाद यानी गुजरात में स्थित है और यह गोदावरी नदी के किनारे है। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पूर्वी बिंदु आलमगीरपुर है, जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है और यह हिंडन नदी के किनारे है। आप ये सभी पॉइंट नोट कर लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। सबसे पश्चिमी बिंदु सुतका गेंडोर है, जो कि पाकिस्तान के बलूचिस्तान में है और यह दाश्क नदी के किनारे स्थित है। तो ये थे सिंधु घाटी सभ्यता के सुदूर बिंदु। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिंधु घाटी स्थल कालीबंगा किस प्रदेश में स्थित है? तो जो कालीबंगा है वो राजस्थान में स्थित है। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, राजस्थान। कालीबंगा का अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियाँ। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है कि कालीबंगा का अर्थ क्या होता है? तो कालीबंगा का अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियाँ। यह राजस्थान के गंगानगर जिले में घग्घर नदी के बाएं तट पर स्थित है। आप ये भी याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? तो जो सिंधु सभ्यता के घर थे वो पक्की ईंटों से बनाए जाते थे। इसीलिए कहा जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता बहुत ही विकसित सभ्यता थी, क्योंकि उसके जो घर बने थे वो पक्की ईंटों के बने थे। और सिंधु घाटी सभ्यता अपने उच्च कोटि के नगर नियोजन के लिए ही जानी जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? तो जो मोहनजोदड़ो है वो सिंध प्रांत में स्थित है। आप याद रखिएगा। मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना जिले में स्थित है और ये सिंधु नदी के किनारे है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे नोट कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे?
इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी कपास। हड़प्पावासी कपास के उत्पादन में सर्वप्रथम थे। सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख फसल गेहूं और जौ है। आप इसे याद रखिएगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। हम आपको जितने भी एक्स्ट्रा पॉइंट बता रहे हैं ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से। आइए आगे देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता से तलवार के साक्ष्य नहीं मिले हैं। तो आप समझ लीजिए कि सिंधु घाटी सभ्यता से तलवार के साक्ष्य हमें नहीं मिले हैं। इससे हमें पता चलता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से अपना जीवन यापन करते थे। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। सिंधु सभ्यता का प्रमुख पत्तन या बंदरगाह था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी लोथल। लोथल गुजरात में है और ये भोगवा नदी के तट पर है। ये सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा और सबसे मुख्य बंदरगाह था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक। इन वर्गों में ही हड़प्पा कालीन समाज विकसित था। हड़प्पा कालीन समाज में ज़्यादा भेदभाव देखने को नहीं मिलता है। ये सभ्यता उचित क्षमतावादी सभ्यता थी। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की जानकारी का प्रमुख स्रोत है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी पुरातात्विक खुदाई। सिंधु घाटी सभ्यता की जानकारी के लिए जो स्रोत है वो केवल पुरातात्विक खुदाई पर ही आधारित हैं। अगर शिलालेख की बात की जाए तो हमने तो अभी तक इसकी लिपि को पढ़ा ही नहीं है, तो शिलालेख से जानकारी मिल नहीं सकती। मुहरों पर अंकित लेख, तो लेख की बात आई तो हमने तो अभी इसकी लिपि ही नहीं पढ़ी है, तो इससे जानकारी नहीं मिलेगी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी पुरातात्विक खुदाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता में जुते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी कालीबंगा। कालीबंगा से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। शवों को जलाने के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए मोहनजोदड़ो से। मोहनजोदड़ो से बहुत ही मात्रा में हमें कंकाल की प्राप्ति हुई है, लेकिन वहाँ पर कब्रिस्तान के साक्ष्य नहीं मिले हैं। आप सोचेंगे कंकाल मिले हैं तो कब्रिस्तान के साक्ष्य क्यों नहीं मिले। क्योंकि यहाँ पर जितने भी कंकाल मिले हैं वो अस्त व्यस्त अवस्था में थे। अर्थात इससे सिद्ध होता है कि ये जितने भी कंकाल यहाँ पर मिले हैं, यहाँ पर ये युद्ध के दौरान मारे गए थे, इन्हें दफनाया नहीं गया है। क्योंकि अगर दफनाया जाता तो इनके कंकाल व्यवस्थित ढंग से मिलते। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। शवों को जलाने के साक्ष्य हमें मोहनजोदड़ो से मिले हैं। शवों को दफनाने का साक्ष्य हमें हड़प्पा से मिला है। युगल समाधान ये हमें लोथल और कालीबंगा से मिला है। और कलश समाधान के प्रमाण सुरकोटदा से मिले हैं। सुरकोटदा से घोड़े के कंकाल के साक्ष्य भी मिले हैं। आप नोट कर लीजिएगा, ये सभी पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से धान की भूसी के साक्ष्य मिले हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी रंगपुर। रंगपुर से हमें धान की भूसी के साक्ष्य मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से दो फसलों को एक साथ बोने का साक्ष्य मिला है। तो ये हमें मिला है कालीबंगा से। कालीबंगा में दो फसलों को एक साथ बोने का साक्ष्य मिला है। आप इसे भी नोट कर लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त नहीं हुए हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए शेर। शेर के कंकाल या शेर के अवशेष हमें सिंधु घाटी सभ्यता से नहीं मिले हैं। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट और देख लेते हैं हम। सिंधु घाटी सभ्यता से मंदिर के अवशेष नहीं मिले हैं। आप याद रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है कि सिंधु घाटी सभ्यता से मंदिर के अवशेष नहीं मिले हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का समाज मातृसत्तात्मक था। सिंधु घाटी के लोग पशुपति शिव की पूजा करते थे। और आगे देखते हैं। घोड़े का कंकाल सुरकोटदा से मिला है, ये हमने अभी आपको बताया। तो आप इन पॉइंट्स को भी नोट कर लीजिएगा, ये सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। हड़प्पा काल का तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी दैमाबाद। दैमाबाद से हमें तांबे का रथ प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस हड़प्पा कालीन स्थल से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है। तो ये हमें मिली है मोहनजोदड़ो से। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए मोहनजोदड़ो से।
विशाल अन्नागार और स्नानागार भी हमें मोहनजोदड़ो से ही प्राप्त हुए हैं, आप ये भी नोट कर लीजिएगा। सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है, अर्थात सिंधु घाटी सभ्यता किस लिए जानी जाती है, तो यह अपने नगर नियोजन के लिए जानी जाती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, अपने नगर नियोजन के लिए। यहाँ की जो सड़कें थी वो चौड़ी थी, बिल्कुल सीधी थी और एक दूसरे को 90 अंश के कोण पर काटती थी। जो नगरीकरण था वो बहुत ही उच्च कोटि का था और इसी विशेषता के लिए ही सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चला है। कहाँ से पता चला है, तो ये हमें पता चला है धौलावीरा से। आप याद रखिएगा, इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, धौलावीरा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग मिठाई के रूप में किसका प्रयोग करते थे, तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग मिठाई के रूप में शहद का प्रयोग करते थे। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, शहद। आप इसे नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, राखी गढ़ी, जो कि हरियाणा में स्थित है। ये सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है और दूसरे नंबर पर है मोहनजोदड़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद हड़प्पा सभ्यता के सबसे ज़्यादा स्थल कहाँ खोजे गए हैं, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, गुजरात में। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद अर्थात 1947 के बाद हड़प्पा सभ्यता से संबंधित सबसे ज़्यादा स्थल हमें गुजरात में देखने को मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता कितने देशों में फैली थी, इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 3। हड़प्पा सभ्यता अफगानिस्तान, पाकिस्तान और भारत में फैली थी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा स्थल सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित नहीं है, तो रोपड़ भी संबंधित है, कालीबंगा भी संबंधित है और लोथल भी संबंधित है, लेकिन पाटलिपुत्र सिंधु घाटी से संबंधित नहीं है, इसलिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, पाटलिपुत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस सिंधुकालीन स्थल से एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजों के निशान मिलते हैं, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, चनहुदड़ो। चनहुदड़ो से एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पैरों के निशान मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विशाल स्नानागार एवं अन्नागार हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से प्राप्त हुए हैं, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, मोहनजोदड़ो से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अमरी जो हड़प्पा सभ्यता का एक स्थल है, किस प्रांत में स्थित है, तो ये सिंध प्रांत में स्थित है, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, सिंध। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 35। हड़प्पा कालीन लोगों को किसका ज्ञान नहीं था, तो हड़प्पा कालीन लोगों को लोहे का ज्ञान नहीं था। लोहे की खोज उत्तर वैदिक काल में हुई थी, तो हड़प्पा काल के लोगों को लोहे का ज्ञान नहीं था। क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं। हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतया किस रंग का प्रयोग होता था, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, लाल। हड़प्पा कालीन लोग मिट्टी के बर्तनों पर लाल रंग का प्रयोग करते थे, आप इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से घरों में कुओं के साक्ष्य मिले हैं, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो से घर के अंदर कुओं के साक्ष्य मिले हैं। क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं। किस हड़प्पा कालीन स्थल से प्राप्त जार पर चोंच में मछली दबाए चिड़िया एवं पेड़ के नीचे खड़ी लोमड़ी का चित्रांकन मिलता है, जो पंचतंत्र के लोमड़ी की कहानी के सादृश्य है, इसका राइट आंसर है लोथल। इसका साक्ष्य हमें लोथल से मिला है। हमने आपको बताया था कि लोथल जो है वो हड़प्पा काल का प्रमुख बंदरगाह या पत्तन था। ये गुजरात में स्थित है और भोगवा नदी के तट पर है। क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं। सिंधु सभ्यता में अलंकृत ईंटों के प्रयोग का साक्ष्य कहाँ से मिलता है, तो ये हमें कालीबंगा से मिलता है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, कालीबंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हड़प्पा किस नदी के तट पर स्थित है, तो आप ये समझ रहे होंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ रहे हैं तो हड़प्पा भी सिंधु नदी के किनारे होगा, तो हड़प्पा सिंधु नदी के किनारे नहीं है, हड़प्पा रावी नदी के तट पर है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, रावी नदी। इसीलिए यह क्वेश्चन बार बार एग्जाम में रिपीट होता है। जो मोहनजोदड़ो है वो सिंधु नदी के तट पर था, लेकिन हड़प्पा रावी नदी के तट पर था। तो आई होप आज आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए।
अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो धन्यवाद, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक पर।